रुझानों में बंगाल में बीजेपी ने रचा इतिहास। बंगाल में टीएमसी को बड़ा झटका। रुझानों में बीजेपी बहुमत के पार। तमिलनाडु में विजय के बाद ईडीवीके को प्रचंड बहुमत। लेफ्ट का किला ढहा। केरल में सत्ता परिवर्तन की तस्वीर साफ। बीजेपी को प्रचंड बहुमत। दूसरी बार इतिहास रचने को हेमंता। असम में बीजेपी सरकार का बहुमत। 5 राज्यों के चुनाव नतीजे के बीच बीजेपी में जश्न का माहौल। शाम 6:30 बजे मोदी जाएंगे बीजेपी मुख्यालय। कार्यकर्ताओं को करेंगे संबोधित। दिल्ली में मंथन। लखनऊ में हलचल। योगी मंत्रिमंडल में शामिल होंगे नए चेहरे। ब्राह्मण और दलित समीकरणों पर बीजेपी का दाव। अधिकारियों को सीएम धामी का निर्देश। 15 जून तक जारी हो लंबे शासनादेश। घोषणाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाएं अधिकारी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। 4 मई को बंगाल में भी बीजेपी की विजय का जश्न होगा। मिठाई भी बटेगी और झालमुरी भी बांटी जाएगी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला और बात कर रहे हैं 5 राज्यों का जनादेश। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन होता हुआ साफ नजर आ रहा है। टीएमसी 94, बीजेपी 193 सीटों पर प्रचंड बहुमत की सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। असम की बात करें तो 126 सीटों पर बीजेपी 98, तो वहीं कांग्रेस 24 सीटों पर। और अगर केरल की बात करें तो यहाँ पर लेफ्ट पार्टी जो है वो 38 सीटों पर और कांग्रेस ने 100 का आंकड़ा जो है उसे पार कर लिया है। पौंडीचेरी में भी अगर हम बात करें तो बीजेपी की बहुमत से सरकार बनती हुई नजर आ रही है। 5 राज्यों में 3 राज्य ऐसे हैं जहां पर बीजेपी की प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनती हुई नजर आ रही है। और पश्चिम बंगाल की खासकर बात यहां पर और ये कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं और टीएमसी के कार्यकर्ताओं के बीच में झड़प हुई है। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। बीजेपी कार्यकर्ताओं और टीएमसी के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हुई है। मौके पर सुरक्षा बल भी तैनात है, मौजूद है। और ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। झड़प की तस्वीरें जहां पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं और टीएमसी के कार्यकर्ताओं के बीच में झड़प देखने को मिल रही है। पुलिस ने थोड़ा बल प्रयोग भी किया है। और ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं आसनसोल की। ये तस्वीरें हैं जहाँ पर बीजेपी कार्यकर्ताओं और टीएमसी के कार्यकर्ताओं के बीच काफी झड़प देखने को मिली और मौके पर पुलिस बल भी मौजूद है। यहाँ पर सुरक्षा बलों ने बल प्रयोग भी किया और ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। बीजेपी टीएमसी कार्यकर्ता आपस में भिड़े। और ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। बंगाल बीजेपी प्रभारी सुनील बंसल को झालमुड़ी दी जा रही है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। बंगाल चुनाव में इस वक्त जो चुनावों में काफी प्रसिद्ध रही है ये झालमुड़ी।
और बीजेपी प्रभारी सुनील बंसल को ये झालमुड़ी भेंट की जा रही है। प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से झालमुड़ी एक लोकल दुकान में जाकर खाई थी, उसके बाद से झालमुड़ी काफ़ी चर्चा का विषय रही और अब जीत का जश्न जो है वो शुरू हो चुका है। जैसे में बंगाल में बीजेपी प्रभारी सुनील बंसल को झालमुड़ी भेंट स्वरूप दी जा रही है। और ये आसनसोल की तस्वीरें हैं जहां पर बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ता आपस में भिड़े, कुर्सियां तोड़ी गई। तस्वीरें आप देख सकते हैं। काउंटिंग के दौरान ये कुर्सियां तोड़ी जा रही हैं। बीजेपी के कार्यकर्ता और टीएमसी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए थे और किस तरीके से कुर्सियां तोड़ी जा रही हैं ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं। हालांकि मौके पर जो सुरक्षा बल थे उन्होंने मोर्चा संभाला और लोगों को वहां से खदेड़ा गया है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। बीजेपी के कार्यकर्ता और टीएमसी के कार्यकर्ता यहां पर आपस में भिड़े और जीत का जश्न बीजेपी के कार्यकर्ताओं द्वारा मनाया जा रहा है। बहुमत के साथ प्रचंड जीत जो है वो बीजेपी की पश्चिम बंगाल में हुई और ये आसनसोल की तस्वीरें हैं जहां पर भारी हंगामा देखने को मिला। टीएमसी और बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो आपस में भिड़ गए। और पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से बीजेपी की प्रचंड बहुमत की सरकार बनती हुई नजर आ रही है, उसके बाद से इस तरीके की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं जहां पर टीएमसी कार्यकर्ताओं का गुस्सा किस कदर फूट रहा है ये आप देख सकते हैं। कुर्सियां तोड़ी जा रही हैं। चर्चा करने के लिए माधवी अग्रवाल जी बीजेपी प्रवक्ता बंगाल से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष शर्मा राजनीतिक विशेषज्ञ दिल्ली से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप कुमार वर्मा राजनीतिक विशेषज्ञ दिल्ली से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शशिकांत पांडे जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं राजनीतिक विशेषज्ञ दिल्ली से और दिनेश सिंह राजनीतिक विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। शुरुआत माधवी जी से करते हैं। माधवी जी, प्रचंड बहुमत की सरकार बनाती हुई बीजेपी नजर आ रही है। अभी फिलहाल अगर हम बात करें तो टीएमसी 94 सीटों पर और बीजेपी 193 सीटों पर है। कैसे देख रहे हैं, एक बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है बंगाल में? माधवी जी अनम्यूट कीजिएगा प्लीज। हाँ जी, कंटिन्यू करिए। जी बिल्कुल, एक बहुत बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है पश्चिम बंगाल में और ये बहुत लंबे संघर्ष के बाद पश्चिम बंगाल में कई कार्यकर्ताओं ने अपनी जान गंवाई है, उसके बाद आज ये दिन देखने को मिला है। और कह सकते हैं कि बंगाल की जनता ने अब परिवर्तन की जो एक उनकी जो उम्मीद थी, वो परिवर्तन की उम्मीद पर भारतीय जनता पार्टी को चुना है और अवसर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में विकास कर सके। जो अराजकता की राजनीति और तुष्टीकरण की, अपीजमेंट की राजनीति पश्चिम बंगाल में चप्पे चप्पे पर हो गई थी, जो कटमनी की राजनीति हो रही थी, एक तरीके से जनाधार जो जनता है पश्चिम बंगाल की, उन्होंने एकदम क्लीन अपनी तरफ से माइंडेड दिया है और कहा है कि अब ये दीदी बहुत हो गया आपका, माँ माटी मानुस करके आपने कोई भी माँ माटी मानुस के लिए काम नहीं किया, अब आप जाइए। क्योंकि ये वही जनता है जो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को लेकर आई थी। आज यही जनता है, वही जनता है जिसने ममता बनर्जी को अब बाहर का रास्ता दिखा दिया है बंगाल से। तो ये एक बहुत बड़ी जीत है बंगाल के माँ माटी मानुस की, जिसका नारा लगा के ममता बनर्जी ने माँ माटी मानुस को के लिए कोई काम नहीं किया और भारतीय जनता पार्टी जो है उस पर विश्वास जमाया है। लंबा समय हम लोगों ने संघर्ष किया है पश्चिम बंगाल में। हमारे कार्यकर्ता हर स्थिति हर परिस्थिति में जो है अडिग होकर इनके हर अत्याचार के सामने खड़े रहे और जनता की आवाज बनकर विपक्षी दल होने के नाते उस समय हमेशा से
जो है जनता की आवाज बन के खड़े रहे। तो आज इसीलिए जो लंबे समय की जो मेहनत है, जो कोशिश है, उसके बाद आज ये दिन देखने को मिला है। तो कह सकते हैं कि बंगाल की जनता ने एक विश्वास जमाया है मोदी जी के नेतृत्व पे और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर में, कि जो यहाँ के लोग, बंगाल के जो लोग हैं, जो बंगाल छोड़ने के लिए मजबूर हो जाते हैं यहाँ की नीति की वजह से, और जिस तरीके से यहाँ पर बांग्लादेशियों की घुसपैठियों के मुद्दे उठाने पर ममता बनर्जी धमकाती रही है, आज उनको ये जवाब मिला है बंगाल की जनता की तरफ से। बिल्कुल माधवी जी, लेकिन एक वीडियो जारी किया था अभी ममता बनर्जी ने काउंटिंग के बीच, और उन्होंने कार्यकर्ताओं से डटे रहने को कहा। उन्होंने केंद्र सरकार पर मनमानी का आरोप लगाया, सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग का आरोप लगाया, एसआईआर को लेकर, इससे पहले वो कई बार एसआईआर को लेकर आरोप लगाती आई हैं, तो उन्होंने कई आरोप लगाए हैं बीजेपी पर। देखिए, आरोप लगाना ममता बनर्जी जी का काम रहा है शुरू से। अगर आरोप लगाने की जगह वो काम करती और बंगाल का उत्थान में जो है अपना सहयोग अच्छी तरीके से देती, तो शायद ये स्थिति नहीं आती। देखिए, बंगाल की जनता एक ऐसी है जो हमेशा से किसी माधवी जी, आपको यहाँ पर मैं रोकना चाहती हूँ, जरा दर्शकों को ये तस्वीरें दिखा देते हैं। वर्धमान की ये तस्वीरें हैं जहाँ पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने टीएमसी दफ्तर में आग लगा दी है। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। यहाँ पर बीजेपी के माफ कीजिएगा, टीएमसी के दफ्तर में आग लगाई गई है। अभी काउंटिंग जारी है और इसी बीच कई अलग अलग जगहों से इस तरीके की घटनाएं देखने को मिली जहां पर टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ता आपस में भिड़े हैं। और ये वर्तमान की तस्वीरें हैं जहां पर टीएमसी दफ्तर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने आग लगा दी है। चुरलिया पार्टी ऑफिस बीजेपी लोग आग लगे जी। वर्धमान में टीएमसी के दफ्तर में आग लगाई गई है। चुरलिया पार्टी ऑफिस बीजेपी लोग आग लगे जी। पुलिस माधवी जी अपनी बात को पूरा कर सकते हैं, और इन तस्वीरों पर भी क्या कहेंगे जिस तरीके से बीजेपी कार्यकर्ताओं ने टीएमसी दफ्तर में आग लगा दी है, ये तो गलत तरीका है। देखिए, कहा नहीं जा सकता कि ये क्या हुआ है। इस पे मेरे ख्याल से इस तरीके की कोई भी हरकत होनी नहीं चाहिए। मुझे लगता है कि बंगाल में जो खूनी राजनीति और प्रतिद्वंदी मतलब एक बदला लेने वाली राजनीति का जो शुरू से एक तरीका रहा है, तो इसी को मिटाने के लिए ही भारतीय जनता पार्टी ने अपना एक नारा लगाया कि बंगाल भय मुक्त बनेगा। अगर इस तरीके से कोई घटना घटित होती है तो मुझे लगता है कि उचित नहीं, और निश्चित रूप से पुलिस को जो है और प्रशासन को इस पर पूरी कार्रवाई करनी चाहिए। जो भी इसमें आरोपी हो उनको पकड़ना चाहिए। और भय मुक्त बंगाल का नारा लगा के संदेश देकर भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर आई, क्योंकि जो यहाँ पे रक्त चरित्र की राजनीति वर्षों से होती रही है, हमने उसी का विरोध किया है। और इस तरीके की घटनाएं कहीं से भी भाजपा इसका समर्थन नहीं करती है। और हमारा जो एक उद्देश्य है वो यही है कि जो खूनी राजनीति से इतने सालों तक बंगाल जूझता रहा है, जो इतने कार्यकर्ताओं को यहाँ पे अपने जीवन का बलिदान देना पड़ा है, और भारतीय जनता पार्टी ने के भी बहुत सारे कार्यकर्ताओं ने अपनी जान को गंवाया है, तो अब ये बंगाल भयमुक्त होगा। इस तरीके की राजनीति बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हमें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की नीतियों में ये सब चीजें नहीं होती है, लेकिन बंगाल, क्योंकि कहते हैं ना कि जब दिया बुझता है तो वो ज्यादा भभकता है, तो वैसी स्थिति है। कहीं ना कहीं जो टीएमसी ने अपने प्रशासन के को नजदीक रखे और अपनी तरीके से जो बंगाल की राजनीति को बिल्कुल धूमिल किया है, रक्त रंजित बनाया है, उसको थोड़ा उबारने में समय तो लगेगा, लेकिन हमारे सरकार के रहते और हमारी सरकार बनने के बाद इस तरीके की स्थिति कभी नहीं देखने को मिल सकती। ठीक है, हमारे साथ यहाँ पर दिगंत गोस्वामी जी जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं असम से, वो जुड़ चुके हैं। दिगंत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। असम की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी पूरी प्रचंड बहुमत की सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। सबसे पहले तो क्या कहना है, एक बार फिर से सरकार असम में बीजेपी का ही सरकार बनने जा रहा है, और ये पहले कंफर्म था कि बीजेपी हिमंत बिस्वा शर्मा जी का नेतृत्व में सरकार बनाएंगे। होपफुली असम का इलेक्शन भी बहुत
था और आज भी बहुत ही शांतिपूर्ण हिसाब से जा रहा है। तो होपफुली होने वाला है तो अच्छा ही होगा असम के लिए। बिल्कुल, वहाँ की राजनीति को समझने की कोशिश करें तो राहुल गांधी ने हेमंता बिस्वा शर्मा के बारे में काफ़ी कुछ कहा और पवन खेड़ा वाली जो राजनीति हुई है, पवन खेड़ा भी कहीं ना कहीं अपने ही आरोपों में फंसते हुए नजर आए हैं, उस पर भी क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि हेमंता ने भी कहा था कि अगर वो सत्ता में वापस आए तो पवन खेड़ा को लेकर काफ़ी बयानबाजियां उनके बारे में कही गई उनको लेकर। मैडम असल में इंडियन पॉलिटिक्स में कांग्रेस का ये पहले से ही एक फॉर्मूला रहा था, इलेक्शन का पहले ही ऐसा कोई बवाल मचाना है कि ऑपोजिशन को बदनाम करना है। आपको याद होगा आपका जब वाजपेयी जी थे उस वक्त भी आपका इलेक्शन का पहले वाजपेयी जी का अगेंस्ट में केस सुप्रीम कोर्ट में केस भी डाल दिया था। तो आजकल लोग वेल नोन है और वेल इन्फॉर्म्ड है असल में, तो पता है कि कुछ भी करने वाला है वो लोग, अगर करेगा भी तो कांग्रेस का वो पहले जैसा वैल्यू नहीं रहा कि उनका कोई भी बात रेस्पॉन्स अभी पब्लिक देगा। और यहाँ हेमंत जी बहुत हिम्मत रखता है, ठीक है, बजाय वापस भरोसा आते भी हेमंत जी को, तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ा इसी वजह से। दिनेश सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, दिल्ली से राजनीतिक विशेषज्ञ है। दिनेश जी, 5 राज्यों में 3 राज्य बीजेपी प्रचंड बहुमत सरकार बना रही है और कहीं ना कहीं इसका असर 2027 और 2029 में भी पड़ेगा। एक बड़ा संदेश जा रहा है जनता के बीच। जी आशीष जी, आप सभी को मेरा प्रणाम। देखिए, जिस तरीके से आपने जिक्र किया और मुझसे पहले जैसे विद्वान वक्ताओं ने अपने तरीके से अपनी बात का मतलब सब तरीके से व्याख्यान किया, तो देखिए सबसे पहले अगर बातचीत करें तो देखिए 4 मतलब जैसे 5 राज्यों के चुनाव थे, लेकिन 4 राज्यों के चुनाव एक तरफ और बंगाल के चुनाव एक तरफ। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बंगाल में एक तरह से असल मायने में अगर कहें तो जिस तरीके से एक मतलब जैसे एक आदमी तक पहुंच के और दोनों पार्टी ने जिस तरह के चुनाव लड़ने काम किया, क्योंकि बाकी और पार्टी सब नजर आई, कोई कांग्रेस का या सीपीआई का ऐसा कोई लंबा चौड़ा जो था उस तरीके से कोई जैसे कि योगदान नहीं कर सकते इसमें। और अगर पूरे तरीके से अगर बोले निरंतरता के साथ में और यशी जी कंसिस्टेंसी से जिस पार्टी ने काम किया वो भाजपा थी, और भाजपा ने 2011 का काम एक तरह से निरंतर तरीके से टीएमसी को दिया, और उसके बाद में जैसे 2021 में 77 सीट पे आई और 2000 जैसे कि 26 का अभी जो चुनाव है तो उसका चुनाव सीधे एक तरह से मैं इसका श्रेय जो है वो पूरे तरीके से मैं देता हूँ कि भयमुक्त वातावरण मतलब बनाने में, और उसको मतलब जो जनता के बीच में एक तरह से क्लियर मैसेज दिया, तो उसको लेकर के इलेक्शन कमीशन और उसके साथ में जैसे कि सेंट्रल पैरामिलिट्री जो फोर्सेस हैं, तो उन्होंने एक तरह से जनता के बीच में मैसेज ये दिया कि आप लोग निकलिए बाहर, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में निकल के वोट दें, हम लोग आपके साथ में हैं। इससे पहले की जैसे कि वाम दलों की जब सरकार थी आशी जी उस वक्त भी, और उसके बाद जैसे टीएमसी की सरकार थी, तो 3 बार की सरकार के दौरान वायलेंस जो था वो इसमें कोर इंग्रेडिएंट था, और उसको लेकर के जनता के बीच में भय था बहुत बुरी तरह से कि भाई हम लोगों ने अगर बाई चांस ये मान के चले कि अगर किसी और पार्टी को वोट दिया तो बाद में जा करके हमें इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो उसको लेकर के जैसे कि अब मतलब 2-3 संदेश आपने देखे भी होंगे, जैसे अमित शाह, तो अमित शाह ने जैसे एक बार बोला है पुलिस पीछे हटो, तो वो मैसेज था क्लियर एक तरह से इस चीज का कि भाई पुलिस जो है उससे आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, ये पुलिस जैसे कि जब सरकार आएगी तो उस टाइम पे आप अपने आप बदल के और आप ही के लिए काम करने वाली है। और उसके बाद में जैसे पूरे तरीके से इसका एक मैसेज गया, और उसके बाद में जैसे कि मतलब है कि पोल्स के बाद में जैसे वायलेंस होता था, जैसे कार्यकर्ताओं की हत्या होगी, पॉलिटिकल वर्कर्स के साथ में और अन्य जैसे कि मतलब जैसे कि कोई घटनाएं होती थी, उसको लेकर के अमित शाह जी ने जैसे गृह मंत्री ने क्लियर तरीके से मैसेज दिया कि अगले 60 दिन तक चुनाव के बाद में पैरामिलिट्री फोर्सेज यहीं तैनात रहेंगे। तो जनता के बीच में एक तरह से है कि भयमुक्त एक तरह से वातावरण बना, बाहर से मतलब ज्यादा से ज्यादा लोग निकल करके और उन्होंने वोट दिया, और उसी का नतीजा देखी है उस तरीके से। और अगर देखिए दीदी अगर बाई चांस अगर किसी तरीके, क्योंकि पहले लग रहा था कि कांटे की टक्कर है, क्योंकि लोग बिल्कुल साइलेंट थे, कोई भी डर के हमारे बोलने को तैयार नहीं था, क्योंकि उनको पता है कि बोलने में भी घर में आगजनी और मतलब तोड़फोड़ मच जाएगी। तो उसको लेकर के बाद में जब इस तरीके से जब एक तरह थोड़ा पता लगा, तो ये सीधे तरीके से और एक मतलब है कि लोकतंत्र में और बहुत खूबसूरती के साथ में और ये चुनाव हुआ, और इतना ही जैसे तादाद में जैसे लोगों ने वोट किया, तो एक तरह से अगर बाई चांस अगर आ भी पाते टीएमसी तो बहुत कम फासला रहता, और भाजपा जो थी 77 से स्केल करके इतनी ज्यादा सीट्स पे जीती, तो सीधा एक तरह से ये मान के चले कि हिंदू वोटर्स का टर्नआउट मतलब माता बहनें जो थी उनके पर से अत्याचार करने का हुआ, कट मनी वगैरह और अन्य जैसे करप्शन वगैरह चीजें तो छोटी रह गई, इसके अलावा बहुत सारी चीजें। और दूसरा देखिए कि इसका एक बहुत बड़ा, आपने शायद उस पर ध्यान दिया नहीं दिया मुझे नहीं पता,
कि बंगाल में चुनाव हो रहा था, लेकिन बांग्लादेश में जो थी चिंता हो रही थी कि अगर बाई चांस अगर भाजपा की सरकार यहाँ पर आई तो कैसे क्या मैनेज करेंगे, क्या करेंगे। इसका मतलब कोई ना कोई मतलब कि मतलब इस तरह की कुछ चीजें थी जिसमें कि बंगाल के चुनाव के साथ में अटैच जैसे देख करके और भाजपा के शासन को आने को देख करके और कहीं ना कहीं बांग्लादेश में चिंता थी, तो उसको लेकर के सभी चीजों ओवरऑल एक तरह से जनता की जीत हुई और बहुत बेहतरीन तरीके से। और आगे एक तरह से हिंदू टर्नआउट जो था वो बेहतरीन था और हिंदुओं का एक तरह से हिंदू बचाने वाला चुनाव था ये मुझे लगा। और जैसे आसाम पे कराए तो आसाम में भी देखिए इसी तरीके से हेमंत बिस्वा शर्मा जी पे और पूरे तरीके से विश्वास जताने का काम जनता ने किया। तमिलनाडु में तो तमिलनाडु में एक तरह से सीधा देखे हैं कि विजय फैक्टर जो है पूरी तरीके से चला। विजय पे लोगों ने विश्वास जताया क्योंकि डीएमके से लोगों का विश्वास उठ चुका था और उसके बाद में जैसे जिस तरीके से विजय जो है आगे क्या करते हैं, किस करवट बैठते हैं, वो देखने की बातें हैं। पुडुचेरी में दोबारा जो है एनडीए की सरकार दोबारा रिपीट हो रही है, वो नजर आ ही रहा सारा सारा। यही सब चीजें हैं, बाकी ओवरऑल जो चीजें हैं वो बेहतरीन रही और जनता की जीत हुई, तो सभी को बहुत बधाई और शुभकामनाएं। ठीक है, हमारे साथ यहाँ पर संदीप कुमार वर्मा जी राजनीतिक विशेषज्ञ दिल्ली से जुड़े हुए हैं। संदीप जी, कैसे देख रहे हैं इन 5 राज्यों के जो मतगणना हो रही है, इसको कैसे देख रहे हैं? और कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल का चुनाव इससे भी काफ़ी अहम है क्योंकि जिस तरीके से पश्चिम बंगाल को लेकर ये माना जा रहा था कि ममता दीदी को हराना बहुत नामुमकिन है और चुनाव के दौरान भी, वोटिंग के दौरान भी कहीं ना कहीं टीएमसी बहुत अच्छे पायदान पर नजर आ रही थी और लेकिन जब नतीजे आने शुरू हुए तो वो काफी उलट नजर आ रहे हैं। जी देखिए, पश्चिम बंगाल का चुनाव ये चुनाव नहीं, उसकी अस्मिता, उसकी संस्कृति, उसकी परंपरा, उसके गौरव और उसकी सुरक्षा का चुनाव था। ये चुनाव पश्चिम बंगाल को बचाने का चुनाव था। ये चुनाव उन महापुरुषों के गौरव का चुनाव था जो कि उस क्षेत्र से आते हैं, पश्चिम बंगाल से आते हैं। पश्चिम बंगाल का भी देश की राजधानी हुआ करता था। वहाँ स्वामी विवेकानंद जी हुए, विक्रम चटर्जी जी हुए, अनेकों महापुरुषों हुए जिन्होंने, रविन्द्रनाथ टैगोर से लेकर और तमाम ऐसे महापुरुषों ने जिन्होंने पश्चिम बंगाल को एक जो है देश की राजधानी के साथ साथ अर्थ जगत भी बनाया था। उसमें हिंदुत्व का सबसे बड़ा बोलबाला हुआ करता था। लेकिन आज पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से सीपीआई ने, उसके बाद ममता जी ने जिस तरीके से चुनाव को मोड किया और उसके बाद एक विशेष जाति को जिस तरीके से संभावनाएं, जिस तरीके से उनको अपॉर्चुनिटी दी, इससे कहीं ना कहीं हिंदू वोटर नाराज थे। आप देखिए कि इनके जो बजट है, बजट में जो है इनको सिर्फ मौलानाओं के लिए 5,000 से ज्यादा करोड़ रुपए खर्च हो रहे थे, शिक्षा व्यवस्था या और चीजों पे 1,000 करोड़, 500 करोड़, 300 करोड़ खर्च हो रहे थे। तो ये सब चीज चिंता का विषय था और कहीं ना कहीं वहाँ हिंदुत्व खतरे में था। इसका एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था। और वहीं राष्ट्रीय स्वयंसेवक की बात आज जरूर करना चाहिए कि आरएसएस ने वहां पे जमीनी स्तर पे काम किया, हिंदुत्व को संगठित किया, माइग्रेट नहीं होने दिया और उनकी संरक्षण किया और जो है धर्मांतरण पर भी रोक लगाया। आज उसका फायदा भाजपा को मिला है। आज यही वजह है कि भाजपा जो है प्रचंड बहुमत के साथ वहां पे सरकार बनाने जा रही है। और वहीं पे टीएमसी का हाल है। ममता दीदी ऐसा नहीं हिंदुत्व के विरोधी थी, लेकिन जो उनका जिस तरीके का मैसेजिंग था, जिस तरीके का कार्यशैली था, वो कहीं ना कहीं हिंदुत्व विरोधी था। और आज उसका ये कारण है कि ममता दीदी को मुंह की खाने की पड़ रही है। एक बात और मैं आपको बताऊंगा बंगाल चुनाव को लेकर। बंगाल चुनाव में सबसे बड़ी जो बात थी, जो वातावरण था, जो माहौल बनाया गया था कि पश्चिम बंगाल में जो है जो भी कोई बोलेगा उसको गोली मार दी जाएगी, बम फोड़ दिया जाएगा, इस तरीके का। इसका जो है सुरक्षा की जो दृष्टि है वो प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री जी ने तय कर दिया था कि अब ऐसा नहीं होगा। आप खुल के आइए, चुनाव में आइए, पार्टिसिपेट करिए, मताधिकार का प्रयोग करिए। आपके घर पे किसी तरीके का ऐसा अत्याचार नहीं होगा। वो चाहे सीपीआई का वोटर हो, चाहे कांग्रेस का वोटर हो, चाहे भाजपा का हो, चाहे कोई सा भी हो। तो कहीं ना कहीं ये मैसेज देने का काम किया गया। और उसमें एक स्टेटमेंट और उनका एक बयान और आया था कि 2 महीने तक या सीआरपीएफ जाएगा नहीं। तो कहीं ना कहीं ये बातें आ गई। आपको एक और बात हैरानी होगी जान के कि बहुत सारे ऐसे जगहों थे जहाँ पे भारत माता की जय बोलना या जय श्री राम का नारा लगाना एक तरीके से मान के चलिए कि विरोध था कि आप धर्म विरोधी हैं, आप देश विरोधी हैं। सोचिए अगर आप जो है भारत में रह रहे हैं और भारत माता की जय नहीं कर सकते तो आप कहाँ जय करेंगे? पाकिस्तान में जाके जय करेंगे। तो इस तरीके का माहौल पश्चिम बंगाल में बनाया गया था। पश्चिम बंगाल की जो जीत हो रही है ये आसपास के देशों के भी, पाकिस्तान के भी पेट में दर्द हो रहा है, बांग्लादेश के पेट में दर्द हो रहा है और आसपास के देशों में भी दर्द हो रहा है। क्यों हो रहा है कि ये रोहिंग्या जो मुसलमान थे, ये जो माइग्रेट होकर दूसरे देशों से हमारे देश में आए थे, वो भी जो है दूसरी जगह जाएंगे। एक बात और आपको बता दूं, ग्राउंड रिपोर्टिंग पे मैं बात करूंगा आपसे कि वहां पे जो पश्चिम बंगाल में जो मुस्लिम वोटर्स थे
जिनको कहा गया कि नहीं ये तो सिर्फ ठीक है ममता संदीप जी, जीतेगी। आपको यहाँ पर रोकना चाहेंगे। मैं- इस वक्त की बड़ी और अहम खबर बता देते हैं। बड़ी खबर, बंगाल के रेजीनगर से हुमायूं कबीर जीत गए हैं। तमिलनाडु में विजय की पार्टी टीवी के प्रचंड जीत के करीब। पुडुचेरी में एनडीए 12 सीटों से जीती। पश्चिम बंगाल में ऐतिहासिक जीत के करीब है बीजेपी। बंगाल के रेजीनगर से हुमायूं कबीर जीते। तमिलनाडु में विजय की पार्टी टीवी के प्रचंड जीत के करीब। पुडुचेरी में एनडीए 12 सीटों पर। पश्चिम बंगाल में ऐतिहासिक जीत के करीब है बीजेपी। बंगाल के रेजीनगर से हुमायूं कबीर जीते। और आपको बता दें कि 5 राज्यों का जनादेश जारी है। और अगर हम बात करें पश्चिम बंगाल की, तो वहां पर बीजेपी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। असम में भी बीजेपी की प्रचंड बहुमत की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। तमिलनाडु में टीवी के सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। पुडुचेरी में भी बीजेपी की सरकार है। और ये 3 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं जहाँ पर बीजेपी टीएमसी में हुई झड़प। 3 तस्वीरें बांकुरा, वर्धमान और आसनसोल की ये तस्वीरें, जहाँ पर आसनसोल में बीजेपी टीएमसी कार्यकर्ताओं में हुई झड़प। बांकुरा, वर्धमान, आसनसोल 5 राज्यों में वोटों की गिनती जारी है। और इसी बीच बीजेपी टीएमसी में झड़प देखने को मिली है। और हमारे साथ यहाँ पर शशिकांत पांडे जी, राजनीतिक विशेषज्ञ, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शशिकांत जी, फटाफट आपकी प्रतिक्रिया इस पर चाहूंगी मैं, ये जो रिजल्ट्स आ रहे हैं अभी फिलहाल। देखिए, मैं बताऊं कि बीजेपी की जीत तो पहले से कंफर्म थी। जैसे मोदी साहब जब गए थे वहां पे, तो उन्होंने कहा था जनता से, वहां की जनता से, मैं यहाँ दोबारा तभी आऊंगा जब यहाँ जीत के बाद बीजेपी मुख्यालय में फीता काटा जाएगा, तभी मैं दोबारा आऊंगा। तो उनका ये कहना जो है सही हुआ। बंगाल में जो है बीजेपी की जीत बनी, उसका देखिए मेन कारण विकास को लेके हुआ था। जैसे रोहिंग्या मुसलमानों की घुसपैठ हो गए, SIR है, और हिंदू का विरोध करना है, इन सब मुद्दे को लेके जो है विकास के रास्ते चलते हुए बीजेपी जो है अपना पक्ष रखती थी तब। और उसी मुद्दे को लेके जनता के बीच गई थी। अपना भाषण उन्होंने जनता से बताया भी था कि ये सबको हटाना है। और दूसरी बात यह है, योगी जी भी सबसे बड़ा फैक्टर, योगी जी भी बंगाल में जाके चुनाव रैली की है, उसका भी बहुत बड़ा इफेक्ट देखने को मिला है। भाई देखिए, जहाँ जहाँ योगी जी गए वहाँ बीजेपी की जीत हुई है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बंगाल में इस बार बीजेपी की जो है सरकार बननी थी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि बीजेपी की सरकार बननी थी और बनेगी और बन भी रही है, लगभग बन ही गई समझिए, इसमें कोई नहीं। और ये बहुत अच्छी बात है, कम कम सत्ता परिवर्तन हो रहा है, वहाँ की जो है एक विकास होगा, जो असल मायने में विकास चाहती है वहाँ की जनता, इसको लेके भी। तो मैं यही कहूंगा कि ठीक है, अच्छी बात है, बीजेपी की सरकार बननी थी और ये बन रही है। अब देखते हैं जब टीएमसी जो ममता दीदी हैं वो जो है आगे ममता बनर्जी की क्या रणनीति होगी ये देखना होगा। यही सवाल मैं मनीष शर्मा जी से पूछना चाहती हूँ। मनीष जी, सवाल यही है कि आखिर अब ममता जी क्या करेंगी? आज उनका जो वीडियो आया उसमें भी उनकी बॉडी लैंग्वेज से वो काफी निराश लग रही थी। नहीं, देखिए, वहाँ बेसिकली ऐसा इसको इस रूप में नहीं देखना चाहिए कि वहाँ जो ममता की का कोई उनकी राजनीति का अंत के बतौर देखने के बजाय एक बिहार की तरह ही देखना चाहिए इसको। ये जरूर है कि वहाँ बंगाली अस्मिता बनाम हिंदुत्व की जो राजनीति, उसके बीच में एक जो टकराहट थी, तो ऐसा लग रहा है कि ममता ने कोशिश की कि ये चुनाव बंगाल बनाम दिल्ली बने, बंगाली अस्मिता हिंदुत्व को नीचे दबाए। तो ये लग रहा है कि हिंदुत्व की राजनीति के लिए थोड़ा जगह बनी है, वहाँ बढ़ी है, क्योंकि 8% वोट का अंतर था 9%। इसका मतलब
ये पोलराइज करने में बीजेपी एक स्तर पे वहां सफल रही है। दूसरा आप देखेंगे कि वहां भद्रलोक बनाम जो पिछड़ी दलित जातियां हैं, आदिवासी जातियां, उसके बीच का भी एक अंतर विरोध है। उस अंतर विरोध को भी जो है भाजपा ने अपने पक्ष में किया। मैंने बड़े पैमाने पर जो पिछड़ा समाज है, आदिवासी समाज है, राजवंशी जो इलाका है, जो राजवंशी समाज है, जो या नमो शूद्र है, या कह लीजिए जो मथुआ जो समुदाय है, वो तो ये जो बंगाली जो भद्रलोक है उसके बीच में एक दरार है, तनाव आमतौर उसको वहां उसका भी वे चैंपियन बनी है बीजेपी। और तीसरा जो आप देखिएगा कि चुनाव आयोग बना जनता, ये जो अंतर विरोध है उसने मशीनरी ने भी इसमें बड़ा योगदान किया है। लगभग 35 लाख 34 लाख लोग तो जिनको सुना ही नहीं गया ट्रिब्यूनल में, और 90 लाख लोग वहां हटा दिए गए, उतर ही नहीं रहे उसमें, और ज्यादातर वो विपक्ष के वोटर थे। मतलब विपक्ष मीन्स ये कि ज्यादातर माइनॉरिटी के वोटर थे। ये तो आंकड़ा भी आया बंगाल से, और कम से कम 2.5 लाख केंद्रीय बल वहां उतारे गए। हिंदुस्तान में जो लोकसभा चुनाव हुआ था तो पूरे देश में ही जो 3.5 लाख अर्धसैनिक बल उतारे गए। कश्मीर चुनाव में भी इतनी संख्या में सैनिक नहीं, केंद्रीय बल नहीं उतारे गए, या मणिपुर के उतना तनाव वाले इलाके में भी आपने देखा होगा उस तरह से नहीं किए हुए। तो इसमें कई फैक्टर है। एक तो मान लीजिए एक हिंदुत्व वाला जो फैक्टर है, दूसरा जो ऊपरी जातियों बनाम जो है, तो भद्र लोक बनाम जो है पिछड़ी दलित आदिवासी जातियों का एक फैक्टर है। और आप देखिएगा कि इसमें राज्य मशीनरी का भी जबरदस्त एक दिल्ली की तरफ से इस्तेमाल है। ये कई फैक्टर मिला करके हमको लग रहा है इसमें। और तीसरा ये है कि चौथा ये है कि एक एंटी इनकम्बेंसी, 15 साल का अगर कोई शासन होता है तो उसकी एक एंटी इनकम्बेंसी भी होती है, जाहिर सी बात है। और वहाँ बेरोजगारी का सवाल तो ऑलरेडी है, वो ममता ने और सारे सवाल हल किए हों, लेकिन वहाँ रोजगार का जो सवाल है उस सवाल को ठीक से एड्रेस नहीं किया है। आमतौर पे वहाँ उद्योग धंधों को लेकर के, फैक्ट्रियों को लेकर के, एम्प्लॉयमेंट को लेकर के एक क्राइसिस तो है वहाँ पे, इस लेवल का ऑलरेडी है। अभी उस पॉइंट पे काम करने की कभी आमतौर पे जरूरत नहीं समझी गई। तो एंटी इनकम्बेंसी भी था, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं। वो बाद में बहुत आक्रामक जो बीजेपी हुई है, तो उस समय ये लग रहा था कि जितना ज्यादा बीजेपी आक्रामक होगी उतना ही ज्यादा बंगाल को बचाने वाला सवाल ज्यादा महत्वपूर्ण बन जाएगा, ममता से भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा कि बंगाल को बचाना है बीजेपी से। ये नैरेटिव बनाना चाहा, लेकिन शायद वो नैरेटिव नहीं बना। ये नैरेटिव उसमें जो है उल्टा ममता के ही खिलाफ चला गया, और हिंदुत्व वाली नैरेटिव ज्यादा। बिल्कुल मनीष जी, देखिए लगभग तो ये तय है कि बीजेपी प्रचंड बहुमत की सरकार बना रही है। फिलहाल कितना अंतर सीटों का होगा ये देखना होगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। और बात कर रहे थे 5 राज्यों का जनादेशवारी, जिस तरीके से 5 राज्यों की मतगणना अभी भी जारी है। और फिलहाल अगर पश्चिम बंगाल की बात करें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत की सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। बाकी 5 प्रदेश राज्यों में 3 राज्य ऐसे हैं जहाँ पर बीजेपी प्रचंड बहुमत की सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। वही तमिलनाडु की बात करें तो वहाँ पर टीवी के सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। और केरलम की बात करें तो वहाँ पर कांग्रेस की प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनती हुई नजर आ रही है। फिलहाल पश्चिम बंगाल जो है वो काफी महत्वपूर्ण रहा, और सत्ता परिवर्तन पश्चिम बंगाल में देखने को मिल रहा है। कई फैक्टर्स यहाँ पर काम की, अगर हम बात करें तो हिंदुत्व को लेकर जो बातें कही जा रही थी और महिलाओं को लेकर जो चीज़ें हो रही थी, उसका असर जो है वो कहीं ना कहीं इस मतदानों में देखने को मिला है। और के न्यूज़ की खास पेशिश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।